Hello everyone, welcome back to my channel presented by Samir Shakir specifically for physical education. After a very long time, we are back again on the YouTube channel to present about chapter number 2 in class 12th. तो आइए चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 2 relates to sports training. आई होप कि बहुत पिछला पार्ट जो आपने पढ़ रखा है वो बहुत इजी आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं दैट इज रिलेट्स टू द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. ये स्पेसिफिक क्या है, हमें किस चीज़ से रिलेटेड बताता है. देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब क्या है, दैट व्हेन अ पर्सन और व्हेन अ इंडिविजुअल either a player or a sports person it getting a basic preparation for their sports, either in cricket, football, badminton, hockey, either it is an indoor game or it is an outdoor game. So all this basic preparation for the student, for the trainee is called as a sports training. अब जैसे कि हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स वगैरह, इसी तरीके से हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करने वाला कौन पर्सन होता है, ही इज कॉल्ड एज अ कोच और कॉल्ड एज अ ट्रेनर. तो हम एज अ ट्रेनी जब कुछ सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स. तो अब इसमें स्पेसिफिक क्या बातें याद रखनी है कि भाई एक हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि एक पीरियडाइज्ड वे में है. For example, I am a beginner and I need to go for the practice of cricket. So I am starting from the basic level, that is a periodization from the zero level. तो जब हम एक process start करते हैं then this is called as a systematic process of athletic training. अब ये एथलेटिक का मतलब सिर्फ वो एथलीट्स नहीं होते जो रनिंग कर रहे हैं. एथलेटिक का मतलब यहाँ पे वो सारे लोग जो किसी ना किसी गेम को परफॉर्म कर रहे हैं. ये स्पोर्ट. सो व्हाट इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द टेक्निकल स्किल्स, technical and tactical skills related with the mental readiness for the competition. अब अगर सपोज हमें 6 महीने बाद कंपटीशन खेलना है तो हमने अगर ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो हम स्टार्टिंग के 2 मंथ्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे अपना बेसिक, फिर थोड़ा सा एडवांस होंगे, इंटरमीडिएट पे जाएंगे और फिर बहुत एडवांस पे जाएंगे. तो हम 6 मंथ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम गोल्ड मेडल ले आएँ और जीत जाएँ, बट हमें यहाँ पर जो ट्रेनिंग मिलेगी वो एक स्पोर्टी ट्रेनिंग है जिसमें हम अपने लेवल को इम्प्रूव करते चले जाएंगे. ठीक है, तो अब हमें ये क्या बताता है, क्या इंक्लूड करता है, दैट इट हैज़ अ फिजिकल कंडीशनिंग रिलेटेड विद द फिजिकल कंपोनेंट्स. व्हाट आर दीज? भाई एंड्योरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है. ये सब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है. नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग. टेक्निकल का मतलब क्या होता है कि हम अपनी स्किल को स्पेसिफाई वे में कैसे करते हैं. मतलब जो अगर हमारी बास्केटबॉल का स्कोर, बास्केटबॉल की ड्रिलिंग है तो हमें वैसे कैसे करना है. क्रिकेट में फुटबॉल है, क्रिकेट में बॉलिंग है तो हम उसे कैसे डिलीवर करेंगे, तो वो हमारा पार्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए आएगा. तो सपोज अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक स्किल ऑफ बॉलिंग और इट इज़ हैविंग अ स्पेसिफिक स्किल ऑफ विकेट कीपिंग, राइट. अब अगर हम बास्केटबॉल या फुटबॉल की बात करते हैं तो उसमें हमारी ड्रिबलिंग भी होती है. ठीक, तो ये स्पेसिफिक हो गया कि हमें टेक्निकली हर एक स्किल को कैसे सीखना है और उसे कैसे मास्टर करना है. नेक्स्ट इज टैक्टिकल ट्रेनिंग. टैक्टिकल का मतलब होता है डिसीजन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को डिसीजन लेना है, ये तय करना है कि अब हमें किस पैटर्न पे खेल खेलना है. सपोज इन अ क्रिकेट मैच इफ द विकेट यानी कि पिच इज ड्राई, बहुत फास्ट चल रहा है, अच्छा बाउंस मिल रहा है, तो बैटिंग अच्छी होगी और रन ज़्यादा बनेंगे. अगर यहीं पर वेट पिच हो तो हमें बैटिंग को थोड़ा सेव करना है, बॉल का बाउंस कम होगा, तो हमें उस सिचुएशन के हिसाब से यानी कि सिनेरियो के हिसाब से ये डिसीजन लेना है कि कौन प्लेयर हमारे बॉलिंग करेंगे अच्छे से, कौन प्लेयर जो स्टार्टिंग में बैटिंग करने जाएंगे ताकि वो विकेट सेव कर लें. सो दिस इज ऑल कॉल्ड एज मेंटली प्रिपरेशन और द प्रिपरेशन with the strategies and decision making. This is all part of tactical training. Then psychological mental preparation, you need to give a motivation to your players. If something is going wrong then you need to lead them, you need to prepare them mentally so that they can lead up to the higher levels.
एंड रिकवरी एंड न्यूट्रिशन, यानी कि स्पोर्ट्स में ही हम लोग ये भी सीखते हैं कि अगर हम सपोज इंजर्ड हो जाएं then at what time period we need to give rest to our body, what time period we need to take proper nutritions and what will be that result. तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, जब हम कंपटीशन में खेलने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं करना, कितना रेस्ट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर सीखते हैं. तो दिस इज ऑल एस्पेक्ट दैट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कि हमें क्या चीज़ें सिखा रहा है. ठीक है, आइए चलते हैं इसके बाद कुछ इसकी इम्पोर्टेंसेस में. मूविंग टू द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इम्पोर्टेंसेस. जब हम कोई गेम सीख रहे हैं तो वो हमारे कॉमन 4 चीज़ें तो डेवलप करता है, ये आपने पढ़ा है, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल. ये 4 चीज़ें तो भाई हो गई. इसके अलावा सोशो कल्चरल है, राइट, न्यूरोमस्कुलर है, स्पिरिचुअल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खेल के ज़रिए सीखने को मिलती हैं. और खेल मतलब क्या है, सीखना. क्या सीख रहे हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं. अब इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेट्स डिस्कस विद इट. द फर्स्ट वन इज इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस. फिजिकल अगर हम बात करें तो इट इज रिलेट्स टू द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स. जब भी हम कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें स्किल रिलेटेड कॉम्पोनेंट भी आएगा और हेल्थ रिलेटेड भी आएगा. तो भाई स्किल रिलेटेड कंपोनेंट क्या है और हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट क्या है ये समझें. स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है जैसे कि आपका स्पीड, एजिलिटी, राइट, कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या है, स्किल रिलेटेड. हेल्थ रिलेटेड क्या है, हेल्थ रिलेटेड है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्थ रिलेटेड है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन, राइट, हेल्थ रिलेटेड है आपका स्ट्रेंथ, पावर जिसको बोलते हैं. तो ऑल दीज आर व्हाट, these are the health related physical fitness components. तो जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं तो we are getting trained in every field of life, physically, mentally, emotionally, socially, with the physical components of skill related and health related. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज टू बिल्ड द स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल. स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, व्हेन वी आर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, हर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में हम अपनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग सीख रहे हैं. जैसे कि क्रिकेट में विकेट कीपिंग है वो सीख रहे हैं, बॉलिंग है, स्पिन वेरिएशन है या फास्ट वेरिएशन है वो सीख रहे हैं, बैटिंग का वेरिएशन है उसमें हमको फास्ट बॉलर्स को कैसे डील करना है वो सीख रहे हैं, या स्पिनर्स को कैसे डील करना है वो सीख रहे हैं. तो देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इट. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द मेंटल टफनेस. कई बार सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती. So in that period, we need to keep patience, we need to be calm, we need to have tolerate the decisions of the officials, either it may goes in our favor or not. Then we need to be very focused, disciplined and confident that we will definitely try to win the competition or a tournament. Next one is reduces the risk of injury. जब हम खेल खेलेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस पर रहेंगे तो हमारी इंजरी के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि हमने सीखना है, अभी आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बिकॉज देयर इज अ प्रिपरेशन टाइम पीरियड फॉर योर कॉम्पिटिशन. यू नीड टू गो विद द वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, लिटिल बिट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. तो हम जब मेन वर्कआउट करने जा रहे हैं उससे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है. जब मसल प्रिपेयर करेंगे, मेंटल प्रिपेयर हो जाएंगे तो हमारी ट्रेनिंग कंडीशंस में हमें सही तरीके की वजह से हमारी इंजरीज बच जाएंगी और वार्म अप करने की वजह से भी इंजरीज ना होंगी. नेक्स्ट इज एनहांसेस टैक्टिकल. ये पीछे बताया दैट इट रिलेट्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग, योर प्लानिंग, योर स्ट्रेटजीज, हाउ यू आर डीलिंग विद द सिचुएशंस, राइट. तो आपको इसमें बस 2 चीज़ें ज़रूर मार्क करनी है, दैट इज स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन मेकिंग. व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू आर टेकिंग एट द डिफरेंट सिचुएशंस. Next is promoting the teamwork, that is also a social quality. Next, aids the recovery and longevity, means अगर हम proper training लेंगे, अगर कभी इंजर्ड हुए हैं, शोल्डर इंजरी हो, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो, क्वाड इंजरी हो, एंकल रिस्ट इंजरी हो, तो हमें उसे कैसे रिकवर करना, बाय टेकिंग द प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी टाइम पीरियड. जब हम ये पार्ट अपना एथलेटिक ट्रेनिंग में इंक्लूड करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत हाई लेवल पर हो जाएगा. नेक्स्ट इज बूस्टिंग अप ऑफ ओवरऑल हेल्थ. ओवरऑल में भाई सभी कुछ आ गया कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप हर तरीके से तैयार हो रहे हो एंड यू आर डीलिंग विद द डिफरेंट सिचुएशंस. So when a person is dealing in the different situations, he need to get up and he need to be overcome with all these different situations.
ठीक है। तो ये भाई हमारी बेसिक इंपॉर्टेंसेस हो गई, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, बट इन एन एग्जामिनेशन अगर आपके पास लिखने को आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 इंपॉर्टेंसेस लिखनी बहुत ज़रूरी है। एंड इन दोज 5 इंपॉर्टेंसेस, ये जो मैंने कीवर्ड्स मार्क किए हैं ना, वही आपको इंक्लूड करने हैं अपने राइट अप में। आंसर तो लिखना है आपको, यू नीड टू राइट इट इन 4 to 5 लाइन्स ऑफ ईच पॉइंट, बट इन दीज 4 to 5 लाइन्स आपको फोकस क्या करना है, you need to focus on the keywords that I am marking out, right? So please get on with the screenshot, ले लें, इसे सेव कर लें और आगे आप इसको राइट अप में लिख करके प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है भाई। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट विद द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट वी आर मूविंग विद द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कि हमारे पास तरीके क्या हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करें जिससे हम सीख सकते हैं। अभी हम 4 मेथड डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। सबसे पहला बात करते हैं रेपिटेशन मेथड, ठीक है। ये जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है ये हमें क्या सिखा रहे हैं, जो अभी हमने पीछे इंपॉर्टेंसेस में पढ़ा बेटा, वही चीज़ें हमें ये सिखा रहे हैं। क्या है कि हमें अपना एंड्योरेंस कैसे बढ़ाना है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है, स्किल कैसे बढ़ाना है, टेक्निकली कैसे यूज़ करना है, टैक्टिक्स को कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हमें हर मेथड में सीखने को मिलेंगी। लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो भाई रिपीटिशन मेथड का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन मीन्स टू परफॉर्म इन अ रिपीटेड वे। सपोज अगर मैंने किसी को बोला भाई जिम में या कहीं वर्कआउट करते टाइम कि आपको एक डंबल ले लेना है या बारबल रॉड लेनी है, एंड यू नीड टू परफॉर्म द बाइसेप कर्ल्स right for this angular way motion and up to 12 number of sets you need to do, right? तो 12 repetitions जो हुए वो हमारे repeated exercise हो गई, एक ही बार एक ही चीज़ को। अब सपोज अगर हम जिम नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कोई और सी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं और क्रिकेट में एग्जांपल हम डिफेंसिव स्ट्रोक्स कर रहे हैं जैसे कि बैटिंग में होता है, तो भाई डिफेंसिव स्टेट में हमने बैट्समैन को बोला कि भाई तुम्हारे पास 2 बॉलर पूरे एक ओवर डालेंगे, यानी कि यू आर फेसिंग द 12 बॉल्स। तो व्हाट इज दैट 12? दैट 12 इज द नंबर ऑफ रिपीटिशन अ बैट्समैन इज गेटिंग ट्रेनिंग फॉर द डिफेंसिव शॉट्स। यू नीड टू प्लेस द बैट फॉरवर्ड एंड पुट इट विद द डिफेंस। तो ये डिफेंसिव शॉट क्या है? हमारी रिपीटिशन। अब समझते हैं भाई, जब आप इसको एग्जामिनेशन में लिखोगे तो कैसे एक्सपैंड करोगे और क्या क्या बताओगे। रिपीटिशन मेथड को इंट्रोड्यूस किया था लिएंटर सेबेस्टियन ने इन 1930s, राइट। जब ये 1930 में इंट्रोड्यूस हुआ तो मोस्टली इसमें साइक्लिस्ट थे, रनर्स जो थे 100 मीटर 200 मीटर वाले, राइट, मैराथन रनर्स थे, शॉर्ट रनर भी थे, लॉन्ग रनर भी थे, राइट। तो ये लोग इस लिएंटर सेबेस्टियन को फॉलो अप करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे सेबेस्टियन सिस्टम। तो ये सेबेस्टियन सिस्टम क्या कहता है कि आपको एक ही एक्सरसाइज को कई बार रिपीट करना है। अगर आपको साइकिलिंग करनी है भाई 5 किलोमीटर, तो साइकिलिंग आपको दिन में कम से कम 5 बार 3 बार रिपीट करना ही है 5 किलोमीटर की। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिपीटिशन मेथड, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल उन्होंने बता दिए, 10 पुशअप ले सकते हो और 10 रिपीटिशन निकाल सकते हो, ठीक। इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो हमारे सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होगी, स्पीड ट्रेनिंग भी होगी, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। रिपीटिशन मेथड में आपकी अगर कोई मसल बिल्डिंग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कराई जा रही है या आपको कुछ एंड्योरेंस का एक्सरसाइज कराया जा रहा है, आपको बोला जाएगा कि बेटा इस परफॉर्मेंस के आपको 12 नंबर ऑफ रिपीटिशंस करने हैं, 15 करने हैं, 20 करने हैं, दैट 15, 12, 25 whatever the number is, it increasing the strength on your muscle, ठीक। बाइसेप करते हैं, जिम में देखा होगा, तो ये हमने कर्ल लगाया 1, 2 ऐसे करते करते 15-20 लगा ली, तो हमारी मसल में पंप आता है, मसल डैमेज होती है, टीयर होती है और उसमें चेंजमेंट आता है। तो जब ये टेंशन चेंज हो रही है, टेंशन बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमारी मसल स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी, उसमें ताकत आएगी। अगर हम सपोज रनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, सपोज 5-5 मिनट के हमने सेट्स लगा लिए और उसमें ब्रेक ले लिया, तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ भी डेवलप करेगा प्लस एंड्योरेंस भी डेवलप करेगा, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन विच सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल? इट इज बेस्ड ऑन
रेस्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल, राइट। रेस्ट क्या है? रिपीट करना है, एक एक्सरसाइज करी, सेट किया, बैठ गया 1 मिनट 2 मिनट के लिए। तो इसमें ब्रेक जो कितना ले सकते हो आप, वो 2 मिनट से लेकर के लगभग 4 से 5 मिनट तक का ब्रेक ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, योर कैपेसिटी। ठीक है भाई। इसके साथ ही साथ हमारी स्पीड और एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। अगर हमें कोई स्किल बढ़ानी है तो हम उस स्किल पे भी मास्टर कर सकते हैं। सपोज इफ अ प्लेयर इज प्लेइंग फॉर लॉन टेनिस, तो लॉन टेनिस में अगर उसे स्मैश की प्रैक्टिस करनी है, स्मैश इन लॉन टेनिस, तो हम उसको बोलेंगे भाई कि हम एक एज अ ट्रेनर या फीडर आपको बॉल रिसीव करने के लिए दे रहे हैं एंड यू नीड टू हिट अ स्मैश नियर द नेट। तो वो उसे बार बार प्रैक्टिस करेगा, 10 नंबर कर लिए, फिर रेस्ट लिया, फिर अगेन, फिर रेस्ट लिया, फिर अगेन द सेम थिंग, वो 5 से 6 बार करेगा। दिस इज कॉल्ड एज रिपीटिशन मेथड। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और इजी लग रहा होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, डिफिकल्टी लेवल कहीं पर भी नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली इफ़ यू प्रैक्टिस विद द सेम पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्पेसिफिक बताई हैं, इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये और प्रिंसिपल्स। दिस इज रेस्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल, मतलब किस सिद्धांत पे ये काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई इसके कुछ बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उससे हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं। एंड्योरेंस पीछे पढ़ा अभी हम लोगों ने, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ती है, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज मसल फाइबर रिक्रूटमेंट। ये मसल फाइबर रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है कि व्हेन यू परफॉर्म द रिपीटेशन ट्रेनिंग ऑफ एक्सरसाइज, इट रिक्रूट मोर मसल फाइबर्स एंड लीडिंग टू ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड पावर गेन। भाई जो आपने कभी कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो हैं दुबले पतले से, लेकिन दे आर एबल टू लिफ्ट अप मोर हैवी वेट्स comparative to those people those who are actually having a good weight in their body but they are not having their muscle strength। उनसे कहो 30 किलो का डंबल उठा लो, नहीं उठा पाएंगे। और यही एक दुबला पतला आदमी है, 50-55 किलो का है, 60 किलो का है, उसे कहो 30 किलो का डंबल लेकर के एक्सरसाइज करनी है, राइट, साइड डंबल करना है या उसे स्क्वाट करना है वेट लिफ्ट करके, तो ये वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो हमारे कहने का मतलब ये कि जब हमारे मसल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, इसके बेसिस पर उनकी मसल फाइबर रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी एंड दे आर एबल टू लिफ्ट मोर वेट्स कंपैरेटिव टू दे आर हैविंग अ लेस बॉडी वेट। तो ये इसके कुछ नॉर्मल बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई इसके बाद कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, ज़रूर से लिखना है आपको कुछ बातें, वो मैं क्या बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा। दैट हु इज़ द फाउंडर ऑफ इट, ये एग्जामिनेशन में मांगा जाता है। आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट द व्यू इन द एग्जामिनेशन दैट इज टू बी मार्क्ड। फाउंडर कौन है, कब हुआ इंट्रोड्यूस या किसके थ्रू हुआ, फाउंडर ही आ गया। पर्पस क्या है इसके लिए, पर्पस समझ लें या उसको बोले फंक्शन क्या है उसके लिए, राइट, और हमें उसके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं या क्या मिलते हैं। इतनी चीज़ें अगर आप डिस्क्राइब करके पैराग्राफ वाइज लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, तो आपको डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे और उसे कहीं नहीं कोई काट सकता, बनिस्बत ये चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है, तो फाउंडर की अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की, तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर वी एकेन, WVAAKEN। ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर वी एकेन इन 1920s। यानी कि ये सब चीज़ें मोस्टली जो है हमारी 20th सेंचुरी की हैं, जो जर्मन फिजिसिस्ट ने फाइंड आउट कर ली और उसके बाद इंट्रोड्यूस कर दी। वो एंशियंट थोड़ा सा टाइम पीरियड था, अब इसे मॉडर्नाइज्ड वे में कराया जाता है। तो इट वाज फाउंडेड इन 1920s। पर्पस क्या है, अच्छा जो एक बात पीछे वाले में रह गई कि जो हम लोगों ने पढ़ा अभी रेपिटेशन मेथड, और उस रेपिटेशन मेथड में ट्रेनिंग जो था वो एनारोबिक था। ठीक है, एनारोबिक मेथड, जिसमें हमारी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है और हम कम से कम ऑक्सीजन ले पाते हैं अपनी वर्कआउट के टाइम। बट इफ वी टॉक अबाउट इन कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ और पर्पस ऑफ एरोबिक ट्रेनिंग। क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, तो जब कॉन्टिन्यूस कोई काम हो रहा होता है तो उसमें हमें बहुत माइनर सा ब्रेक मिलता है एंड वी आर एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। या हम उसको कम स्पीड में करते हैं
और लंबे समय तक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बैडमिंटन प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर नेट पे अपने कोर्ट पे प्रैक्टिस कर रहा है और वो कम से कम नहीं तो 40 से 45 मिनट प्रैक्टिस कर रहा है ऑन कोर्ट रेगुलर, उसको बोला है भाई कि तुम मल्टी शटल्स करोगे या मल्टी स्ट्रोक्स करोगे या सेम पैटर्न के स्ट्रोक्स करोगे, ड्रिल करोगे, और वो 40 से 45 मिनट तक चलेगी। उसमें बहुत शॉर्ट सा ब्रेक होगा कि आप उसमें पानी पी सकते हो बस। तो वो ट्रेनिंग हमारी एरोबिक ट्रेनिंग कहलाती है और कहलाती है कौन सी? कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। अब इसमें स्पेसिफिक बता दिया, देखो, रिपीटिटिव मूवमेंट्स, इंटेंसिटी विदाउट रेस्ट पीरियड या बहुत लेस, बहुत कम। इस टोटल 45 मिनट में आपको जो ब्रेक मिलेगा वो 2 ही 3 मिनट का मिलेगा बस, टोटल 2-3 मिनट का। टिपिकली फोकसिंग ऑन एरोबिक एक्टिविटीज, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रोइंग और एनी ऑफ द अदर स्पोर्ट, राइट। इट परफॉर्म्ड इन डिफरेंट इंटेंसिटीज। डिफरेंट इंटेंसिटी क्या हो गई? लो, मॉडरेट और हाई हो गई, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल फिटनेस लेवल एंड देयर गोल। आप किस लेवल की अब तैयारी कर रहे हो? स्टेट पे हो तो कैसा तैयार होना है, नेशनल के लिए तो कैसा तैयार होना है, इंटरनेशनल के लिए तो कैसा तैयार होना है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं दैट देयर आर स्टेडी स्टेट एस्पेक्ट्स। स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज मतलब क्या है कि आप अपना मैक्सिमम 70 to 85% ऑफ हार्ट रेट गेन करोगे। फोकस किस चीज़ पर है? एरोबिक एक्टिविटी, ये बता चुके हैं। अपनी ओवरऑल एंड्योरेंस बढ़ाते हो। इंटेंसिटी लेवल भी बता दिया, लो, मॉडरेट और हाई पे डिपेंड है अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड रिक्वायरमेंट्स। आपका सेशन कैसा चल रहा है उसके हिसाब से आप काम करोगे। एडॉप्टेबिलिटी मीन्स continuous training method can be adopted to various sports and fitness goals that you want to achieve. आप अगर वॉलीबॉल ट्रेनर हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को वॉलीबॉल के लिए जो भी ट्रेनिंग दोगे उसमें उनका फोकस क्या होगा कि बच्चे यानी कि ट्रेनीज उस पोर्शन को ऑप्ट कर लें, राइट। उनके हैबिट में वो चीज़ें आ जाएं और उनको बोर्डम ना हो। तो कुछ दिनों तक के हमने वो सेम पैटर्न चलाया, फिर चेंज, और फिर 2 दिन 3 दिन चलाया, फिर चेंज, कुछ नया लेकर के आए, कुछ गेम्स खिलाए, कुछ मैचेस खिलाए, कुछ नए तरीके से टेक्निक से उनको स्किल्स बताई। तो ये सब क्या है? ये अडॉप्टेबिलिटी होती है कि बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। ट्रैकिंग एंड प्रोग्रेशन, ये कोच का काम होता है दैट ही और शी कैन ईजिली ट्रैक द प्रोग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल। सपोज मैं अगर एक बैडमिंटन कोच हूँ तो मुझे ट्रेनीज को एनालाइज करना है, तो हम उनके वीक में 1 से 2 मैच कराएंगे, उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस देंगे, फिर एक मैच कराएंगे। तो उससे होगा क्या? हमें ये समझ में आएगा एट द ट्रेनिंग टाइम पीरियड वो क्या कर रहे थे और मैच में अपना मेंटली और फिजिकली वो ट्रेन होकर के क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो एट द टाइम द कोच कैन ईजिली एनालाइज द परफॉर्मेंसेज ऑफ देयर ट्रेनिंग्स। ठीक है, ये तो हो गए भाई कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के मेथड्स, बेनिफिट्स और इसके फंक्शंस हो गए। कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ अलग से लिख रखे हैं, आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इसको मार्क कर लीजिएगा, VO2 मैक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत बड़ा सा, उसको आपको याद नहीं करना है बट पता होना चाहिए कि हमारे लिए है क्या, दैट वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन दैट कैन बी टेक अप बाय द बॉडी। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि किसने फाउंड आउट किया, कौन है इसका करता धरता। तो भाई इसके जो फाउंडर है फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड के, ही इज गुस्ताव हॉल्मर। गुस्ताव हॉल्मर एक फ्रेंच पर्सन है जिन्होंने फॉर्टलेग ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पर फॉर्टलेग का मतलब क्या है? दैट द वर्क इज डन इन अ स्पीडी वे। तो जब हम कोई स्पीड परफॉर्मेंस कर रहे हो देन दिस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड, राइट। तो स्पीड प्ले कह लें या स्पीड परफॉर्मेंस कह लें, इट हैज टू बी डन इन अंडर फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पर देखो कीवर्ड लिख दिया है, ये मार्क कर लें इसे। इट इज हैविंग ब्लेंडिंग ऑफ, यानी कि 2 चीज़ें जो हमने रिपीटिशन मेथड में सीखी, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस मेथड में सीखी, दैट इज गोइंग विद द एरोबिक एक्सरसाइजेस प्लस एनारोबिक एक्सरसाइजेस। तो एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस दोनों इसमें जब इंक्लूड हो जाती हैं तो ये बन जाता है हमारा फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज हेयर द स्पीड इज नॉट प्री प्लान्ड। ये कीवर्ड है, ये इसका फंक्शन है, ये जरूर मार्क कर लें, that here the speed is not pre-planned,
पहले से ही पता नहीं है हम कब तेज होंगे कब स्लो होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर गोल्स व्हाट दे आर ट्रेनिंग फॉर। तो यहाँ पर उसके की फीचर्स में कुछ बातें इसी से रिलेटेड लिखी हैं, इसको समझते हैं। पहला क्या है, अनलाइक ट्रेडिशनल इंटरवल ट्रेनिंग फार्टलेक डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक टाइम। यही बताया कि हमें कुछ भी प्री प्लान नहीं है कि इतनी देर में ही कंप्लीट करना है। हो सकता है कोई परफॉर्मर जो है वो अपना एथलेटिक ट्रेनिंग कर रहा हो मडी रोड पर, फिर उसका जो इवेंट है वो चेंज हो जाए, हो सकता है वो एथलेटिक ट्रैक पर चला जाए, रनिंग की बात कर रहे हैं। अगर कोई प्लेयर यहाँ से चेंज हो करके वो थोड़ा सा हाई स्लोप पर चला जाए, उस पर रनिंग कर रहा हो, राइट, इसके बाद फिर वो चेंज हो जाए, वो थोड़ा सा ग्रासी सरफेस पर चला जाए, तो हेयर द सरफेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड। तो व्हेन दीज आर नॉट प्री प्लान्ड, नीदर द स्पीड नॉट द प्लेटफॉर्म, देन दिस इज अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। इनमें कुछ बातें याद रखें भाई, इसका एफर्ट कैसा होना चाहिए, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, एरोबिक और एनारोबिक दोनों बेनिफिटेड होते हैं, अडॉप्टेबल ईजिली होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एंड्योरेंस इंप्रूव कर लेते हैं, बिकॉज एंड्योरेंस इज रिलेट्स टू व्हाट योर स्पीड वर्क। आप अपना बेस्ट एफर्ट दोगे, फिर रेस्ट करोगे, फिर अपना बेस्ट एफर्ट दोगे, और रेस्ट की पोजीशन बहुत माइनर रहेगी और आपका जो सरफेस है वो चेंज होगा। ये ज़रूर आप इसमें मार्क कर लें। It was also introduced in late 20th century, that is approximately 1970s. Right? No, it's not in 1970s, it's really in 1930s, early 20th century. ये इसका ईयर मार्क कर लें। कई जगह पर बुक्स में दिया होगा 1937 के आसपास, बट इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ 1930, इसे आप मार्क कर लें, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं लास्ट मेथड जो है हमारा, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज termed as a last method in this book, in the syllabus, that is termed as HIIT. इसको हम लोग बोलते हैं HIIT ट्रेनिंग मेथड। अब यहां पर HIIT का मतलब क्या है, इट रिलेट्स टू हाई इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, बाय डॉक्टर वॉल्मर जेस्लर। It was introduced by Volmer Jessler around in 1920s. So this is a method where high intensity interval, sorry, it is given as high intensity. HIIT is high intensity interval training method. अब ये जो हाई इंटेंसिटी है, मतलब आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप ट्रेनिंग करने चले गए। जैसे ही आपने ट्रेनिंग करी, आप उसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हो, रेस्ट दे रहे हो। तो जब आप हाई इंटेंसिटी पे काम कर रहे हो तो ये आपका क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं साइकिलिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो साइकिलिस्ट होते हैं मेनली, उनको स्टार्टिंग अप जब दिया जाता है तो बोला जाता है कम से कम 200-300 मीटर तक के आपको हाई एफर्ट देना है, जितना आपका बेस्ट पोटेंशियल है उसमें आप कम से कम 80-90% दो, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, रेस्ट हो जाओ और फिर वही प्रोसेस शुरू कर दो। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। हालांकि इससे लगभग सिमिलर होता है रेपिटेशन मेथड, लगभग सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा फर्क है, तभी ये सेपरेट किया गया है। तो सेपरेसी में क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी देनी है, तो आपका क्या हो गया, एफर्ट एंड रिकवरी। आपको याद होगा जब अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में इस पोर्शन को पढ़ा था, हम लोग रिपीटिशन पढ़ रहे थे, तो वहां आया था रेस्ट एंड रिकवरी। वहां आपने शॉर्ट एक्सरसाइज करी,
फिर रेस्ट किया, फिर वही काम किया, या एक्सरसाइज बदल दी। यहाँ पर क्या है, सेम वही काम कर रहे हैं लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, हाई इंटेंसिटी दे रहे हैं और लो रेस्ट कर रहे हैं, फिर हम फिर से वही काम शुरू कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, कुछ भी बहुत ज़्यादा जल्दी और तेज़ नहीं सिखा रहे, बट बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, ये लाइन हटा दे रहा हूँ मैं, आप इसको फॉलो अप कर लें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, तो बाय मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया। किसने इंट्रोड्यूस किया वो जरूर लिखिएगा, कब इंट्रोड्यूस हुआ वो जरूर लिखिएगा, इसका प्रिंसिपल या पर्पस क्या है ये जरूर लिखिएगा। बाकी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अब आ जाते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। यहाँ पे एक बात हो गई, क्लोज टू एनारोबिक, रेस्ट और ब्रेक पीरियड्स हमारा होगा, ठीक, लिखा भी है बेटा, हाई इंटेंसिटी लिखा है, राइट, ओके। नाउ मूविंग हियर टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ इट। इसी के आज लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या मिलता है, दैट इज एंड्योरेंस इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि हमारी स्पीड में काम हो रहा है और हाई अपना पोटेंशियल दे रहे हैं तो हमारी स्पीड भी डेवलप होगी। इसके साथ ही साथ हमारा एफर्ट जो हम दे रहे हैं उससे हमारा एंड्योरेंस डेवलप होगा। तो सस्टेन द एफर्ट ओवर अ लॉन्गर पीरियड्स, आपने पढ़ा एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल, दैट इज गिवन हियर, ठीक है। फिर हमारी स्पीड बढ़ी, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जितना भी हम अपने हार्ट रेट की बात करें तो हम जब अपना हाई पोटेंशियल देते हैं, हाई एफर्ट देते हैं, तो उस हाई इंटेंसिटी में हमारा रेट भी क्या होता है, हार्ट रेट थोड़ा सा हाई चला जाता है, फिर उसके बाद धीरे से वो नॉर्मल होता है और फिर हमें उसी पेस पे काम करना होता है। नेक्स्ट इज फैट लॉस, क्योंकि हम ज़्यादा बर्निंग एनर्जी कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ मोर एनर्जी बर्निंग, मोर कैलोरीज बर्निंग, वी आर एबल टू डू फैट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। Next, last one is adaptability, that the format of interval training method can be adopted to a various sports and fitness goals. किसी भी तरीके का ले लो, मोस्टली साइकिलिंग है, स्विमिंग है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मोस्टली इट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन साइकिलिंग, स्विमिंग, a medium sort of running that is approximately of 400 meter or 2 kilometers running and these sort of events. Clear है? तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। इसके बाद हम लोग लेकर के आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम वार्मिंग अप से रिलेट डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स और उसके मेथड्स। टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लविंग माई चैनल। फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, आई एम स्टिल वेटिंग कि आपकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते भी जा रहे हैं, बच्चों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचती जा रही है एंड दे आर गिविंग मी अ गुड फीडबैक कि सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा है और पीरियड इजी लग रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ समीर शाकिर, ऑल बिकम्स एफर्टलेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।